नाज़रीन आदाब, सियासत टीवी के रास नशरियात में आपका इस्तकबाल है। आलमी, कौमी, इलाकाई ताज़ा खबरों और नए मौज़ूआत के साथ मैं सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह और मेरे हमरा सीनियर सहाफ़ी नईम वजाहत साहब जो है आज हमारे हमरा मौजूद हैं। तो नाज़रीन, हम शुरुआत करते हैं बिहार असम्बली इंतखाबात के नताइज और फिर हमारे पास तेलंगाना में भी जुबली हिल्स असम्बली हल्के के ज़मनी इंतखाबात हुए थे। ज़मनी इंतखाबात के नताइज कल रोनुमा होने वाले हैं, कल मंजर आम पर आने वाले हैं। इसी से हम आज की शुरुआत करते हैं। जी नईम साहब। देखिए, पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा अगर कोई बहस हो रही है तो वो बिहार असम्बली इलेक्शन के इंतखाबात की है। लोग ये समझ रहे थे तब्दीली आएगी, जब तक जिस तरह से इंतखाबी मुहिम चलाई गई थी कांग्रेस, आरजेडी और दूसरे हलीफ जमातों की जानिब से, दूसरी जानिब बीजेपी और जेडीयू की जानिब से जिस तरह से इंतखाबी मुहिम चलाई गई थी, वज़ीर आज़म, तमाम मरकज़ी वज़रा, हर एक कोई बिहार पे फोकस कर रहे थे। इधर से राहुल गांधी और नौजवान क़ायद तेजस्वी यादव, वो लोग इंतखाबी मुहिम में बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे। लेकिन जिस तरह से 11 नवंबर को दूसरे मरहले की वहाँ पर पोलिंग हुई है, उसके बाद शाम में जिस तरह से एग्ज़िट पोल सामने आए हैं, ये एग्ज़िट पोल का ज़्यादातर झुकाव बीजेपी और एनडीए की तरफ रहा। जी, तो अब लोग ये समझ रहे थे कि शायद वहाँ पर तब्दीली आएगी, लेकिन एग्ज़िट पोल ये बता रहे हैं कि जो हुकूमत थी या जो पार्टी की, जिन पार्टियों की हुकूमत थी वही बरकरार रहेगी। लेकिन ज़बी साहब, ये बात भी हकीकत है कि हमेशा एग्ज़िट पोल जो है वह एग्जैक्ट पोल भी नहीं होते। जी एग्जैक्ट पोल भी नहीं होते। ये इस बात का ऐलान अपोजिशन की जानिब से बिहार में भी किया गया है कि एग्जिट पोल जो है वो एग्जैक्ट पोल नहीं होते। हालांकि हालिया दिनों में अगर हम देखेंगे ज़राए अबलाग की जानिब से, इलेक्ट्रॉनिक ज़राए अबलाग जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हैं, कौमी न्यूज़ चैनल्स हैं, उनकी जानिब से जो एग्जिट पोल जारी किया गया है वो नाकाबिल भरोसा इसलिए भी हो गया है क्योंकि एक धर्मेंद्र की खबर थी, धर्मेंद्र की एक खबर आई थी कि धर्मेंद्र का इंतकाल हो गया और बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स, आज मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अखिलेश यादव की देख रहा था। मैं मुस्तकबिल में कभी अगर कोई ट्वीट अगर आया आज तक का एबीपी न्यूज़ का तो मैं उसको रिट्वीट नहीं करूंगा। अखिलेश ने ये बयान दिया, तो ये बड़े न्यूज़ चैनल्स का जो रद्द-ए-अमल है तो उसको देखकर एग्जिट पोल, जैसा कि आपने अभी कहा कि वो एग्जैक्ट पोल नहीं हो सकता। हमने पिछली मरतबा ये एग्जिट पोल कर्नाटका में भी देखा था। कर्नाटका का जो एग्जिट पोल है वो एन जो एग्जिट पोल जारी किया था उसके एन बरक्स निकला, कांग्रेस ने वहां पर हुकूमत बनाई। महाराष्ट्र में जो एग्जिट पोल बताया जा रहा था, यूपीए को, इंडिया ब्लॉक को थोड़ा सा सबकत बताई जा रही थी वहां पे, मगर एग्जिट पोल के जो नताइज बरामद हुए महाराष्ट्र से, वहां पे बीजेपी जो है बड़े पैमाने पे शिवसेना के साथ जीत चुकी थी। तो इस तरीके का जो माहौल बनाया गया है, बताया भी जा रहा है, बिहार में पोस्टर्स भी आ रहे हैं कि टाइगर अभी जिंदा है, नीतीश कुमार की तस्वीर निकल कर आ रही है सामने। लेकिन आप देखिए खामोशी जो है वो इंडिया ब्लॉक के खेमे में छाई हुई है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने देखा होगा लोकसभा के इंतखाबात में यही एग्जिट पोल थे। ये बता रहे थे कि बीजेपी 320 से 340 नशीस्तें हासिल करेगी, लेकिन बीजेपी सिर्फ 240 नशीस्तों पर खत्म हो गई। बिल्कुल बिल्कुल यकीनन। और आप देखेंगे कि हरियाणा का इलेक्शन ले लीजिए आप, हरियाणा में तमाम एग्जिट पोल कांग्रेस को बता रहे थे जी, मेजॉरिटी से ज़्यादा, मैं समझता हूँ सिर्फ 1 या 2 बीजेपी के हक में थे। लेकिन सब यही सोच रहे थे कि शायद हरियाणा में इस मरतबा कांग्रेस की हुकूमत कायम होगी। लेकिन हमने जब एग्जैक्ट रिजल्ट देखा, असल रिजल्ट देखे, तो जब वहाँ पर बीजेपी ने हुकूमत बना ली, बीजेपी हुकूमत बना ली। देखिए अब आगे चल के बिहार में कल शाम तक, कल इस वक्त तक जो है वो पिक्चर पूरी क्लियर हो जाएगी, कौन बिहार में हुकूमत बनाने वाली है। और जो दूसरे 6 रियासतों में जहां पर 8 असम्बली हल्के जात पर ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, यूनियन टेरिटरीज में जो ज़िमनी इंतखाबात में, उस पर कौन जीतने वाला है इसकी पिक्चर कल इस वक्त तक क्लियर, दोपहर तक क्लियर हो जाएगी इसकी पिक्चर, जो भी है सामने आ जाएगा। मगर यहाँ पर अहम बात यह है कि वो जो क्रेडिबिलिटी है न्यूज़ चैनल्स की और एग्जिट पोल सर्वेस की, वो आहिस्ता आहिस्ता कहीं गुम हो रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। जब हम आज से 15-20 साल पहले देखते थे, जब भी एग्जिट पोल्स या ओपिनियन पोल्स वगैरह आते थे, तकरीबन करीब हुआ करते थे। लेकिन आज मैं समझता हूँ टीवी चैनल्स में या फिर दूसरे जो एजेंसियाँ हैं जो सर्वे कर रहे हैं, वो लोग आवाम में सनसनीखेज़ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और टीआरपी भी हो सकती है, इसके वजह टीआरपी भी हो सकती है, जिसकी वजह से हर कोई इस तरह जल्दबाजी कर रहे हैं कि नतीजे बिल्कुल बरक्स आ रहे हैं जी। तो कहना ये चाहिए, मगर ये बात भी सही है कि पूरे 100% सही नहीं आए, लेकिन
60 to 80% का जो रेंज है वो करीब तो आया है। देखिए, एक अंदाजे के मुताबिक हम भी इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं बगैर किसी सर्वे के। जिस तरीके की खबरें हमें सोशल मीडिया से बिहार से मिल रही थी, जिस तरीके की खबरें, हम क्यों बिहार जाएं, हमारे हैदराबाद में ही जुबली हिल्स में ज़मीनी इंतखाबात में वहाँ से जो मतलब मुख्तलिफ बल्दी हल्कात से जो हमें खबरें मौसूल हो रही थी, उसकी बुनियाद पर हम 50 से 60% जो है सच्चाई तक हम भी पहुँच सकते हैं जी। लेकिन यहाँ पर यह है कि एग्जिट पोल पर बहुत सारे लोगों का यकीन होता है, और ख़ास तौर पर तिजारती जो ट्रेडर्स जो होते हैं, हम स्टॉक मार्केट को अगर ले लें, स्टॉक मार्केट पर भी एग्जिट पोल का बड़ा असर पड़ता है। सट्टा लगाया जा रहा है बड़े पैमाने पर करोड़ों रुपए का सट्टाबाजी होती है। वो तो मतलब एक गैर कानूनी अमल है जी। लोगों में तजस्सुस बढ़ाने के लिए जी तजिए पेश किए जा रहे हैं, मुख्तलिफ तरीके से पेश किए जा रहे हैं। जैसा अब हम बिहार की बात कर रहे हैं, तो आप बताइए, सीमांचल एक ऐसा इलाका है जो मुस्लिम गलबा आबादी वाला इलाका है जी। वहाँ पर हमारे हैदराबाद से नुमाइंदगी करने वाले मजलिस के जो सदर है, उन्होंने अपने उम्मीदवारों को भी खड़ा किया है। इस तरह बिहार में 40 मुकामात पर, 20 से 40 मुकामात पर शायद मजलिस मुकाबला कर रही है। क्या बिहार में इस मर्तबा बिहार के लोग मजलिस को पसंद करेंगे, या फिर कितने उनके उम्मीदवार कहमा हो सकते हैं? इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ नईम साहब, बिहार में जो है पिछली मरतबा 4 अराकीन असेंबली जीत कर आए थे। पाँच अराकीन असेंबली जीत कर आए थे, और वो जो है वो फिर दूसरी से 4 आरजेडी और कांग्रेस में चले गए, आरजेडी में शामिल हो गए वो। फिर उसके ऊपर भी तो बहुत सारी बातें हुई, अजहरुद्दीन पर इल्ज़ामात लगाए गए, फिर अजहरुद्दीन को मैन मोहरा बताया गया, फिर उनकी मुखालिफत जुबली हिल्स में की गई, उन्हें शिकस्त भी दी गई। ये दूसरा मरहला है कि अब गले बगलगीर हो गए यहाँ पर आकर। तो लेकिन अब जिस तरीके के रुदात सामने आ रही है निकल कर, इस मरतबा मजलिस में ऐसा लग रहा है कि सीमांचल में अपना खाता भी नहीं खोल पाएगी, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस ने वहाँ पर मद्दे मुकाबिल मुहिम चलाई है सीमांचल में। मैं इमरान प्रतापगढ़ी के 2-4 जलसे मैंने देखे हैं, मुशाहिदा किया है मैं, लाइव जो ब्रॉडकास्ट हो रहा था उनके फेसबुक चैनल पर, तो मैं देखा तो वो जो वहाँ की पब्लिक का जो रद्द अमल था और जो हक़ायक़ इमरान प्रतापगढ़ी वहाँ पर पेश कर रहे थे, उसके बाद से सीमांचल के लोगों का जो रिएक्शन है उससे देखकर ऐसा लग रहा है। और फिर असदुद्दीन अवैसी के चेहरे पर भी आप वो चीज़ को नुमाया तौर पर देख सकते हैं। वो हैदराबाद आ गए हैं तो उसको आप नुमाया तौर पर देख सकते हैं कि सीमांचल में इस मरतबा मजलिस जो है अपना खाता भी नहीं खोल पाएगा, ऐसा लग रहा है। अच्छा, अभी ज़बीर साहब ये और एक बताइए कि क्या जलसों में आने वाली पब्लिक को देख के कहा जा सकता है कि 100% ये लोग जिस पार्टी के जलसे में आ रहे हैं वही पार्टी को वोट देंगे? हाँ, ये यकीनन ये भी नहीं हो सकता कि हम दावे के साथ इस बात का ऐलान नहीं कर सकते कि आवाम जो जलसों में आती है, मगर सीमांचल के इलाकों में हमने देखा है, और फिर ये दूर दराज के बिहार के दूर दराज के इलाके हैं, वहाँ पर पब्लिक को आप साथ में लेकर जाएंगे या मॉब की शक्ल में जो उमूमन लीडरों के साथ लोग आते हैं और जलसे खा बढ़ जाती है, वैसी सूरत हाल वहाँ पर आपको सीमांचल में नहीं है। सीमांचल में मुख्तलिफ 3-4 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज का एक जगह जलसा कर दिया जाता है, वहाँ पर 3-4 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग वहाँ पर जमा होते हैं। लेकिन बिहार का जो रिजल्ट है, बिहार के जो इंतखाबात पर आवाम का असर है, वो आप जलसों की बुनियाद, जलसों में आवाम की मौजूदगी के हिसाब से भी ले सकते हैं, फिर सोशल मीडिया पर खुलकर जो राय आवाम दे रही है उससे भी आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। नईम साहब, राहुल गांधी की जानिब से बड़े पैमाने पर वोट चोरी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, क्या इसका एक्शन रिएक्शन हमें बिहार में देखने को मिलेगा, या फिर दोबारा वोटिंग मशीन में धांधलियाँ की जाएंगी, या फिर जो जिस तरह से आवाम ने वोट दिया है, जी वो पार्टी को वोट दिया है वो पार्टी को वोट जाएगा? इस तरह से आपके कुछ ऐसे सवाल थे जिस वक्त सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं। जी देखिए नईम साहब, एक चीज़ तो ये पक्की है, राहुल गांधी की जो वोट चोरी की मुहिम है, वो वोट चोरी की मुहिम ने बिहार में इनकलाब बर्पा किया है। और फिर दूसरी अहम बात ये है कि कौमी सतह पर इलेक्शन कमीशन के तय जो सवालात आवाम पूछ रही है, वो ज़बान राहुल गांधी ने ही दी है। राहुल गांधी की वोट चोरी की जो तहरीक है, उसकी कामयाबी की ज़मानत आप उसको समझ सकते हैं। आवाम जो सवाल कर रही है इलेक्शन कमीशन से, या फिर आवाम को जिस किस्म के खदशात है, वो खदशात जो सोशल मीडिया पर डाल रही है, वो जहद राहुल गांधी ने ही वोट चोरी के हवाले से दी है। और अहम बात यहाँ पर यह है कि बिहार में इस मरतबा 60-70 लाख वोट डिलीट होने के बाद भी खवातीन जो है
इस मर्तबा वोट कसीर तादाद में खवातीन के वोट बिहार में पड़े हैं यहाँ पर। तो ये एक अहम मसला है। ये राहुल गांधी की वोट चोरी की मुहिम जो है वो काम करी है बिहार में, और इसका असर भी दिखाई दे रहा है। अच्छा, जिस तरह से राहुल गांधी ने वोट चोरी मुहिम की जो तहरीक जो चलाई थी, उसका जवाब प्राइम मिनिस्टर हमारे वज़ीर दाखिला दोनों ने जिस अंदाज से दिया है कि वो घुसपैठियों को यहाँ पर वोट का हक देने का मुतालबा कर रहे हैं, उसकी तहरीक चला रहे हैं। उन्होंने पूरा रुख मोड़ने की कोशिश की है। इंतखाबी मुहिम, वोट चोरी मुहिम को हिंदू मुस्लिम मुहिम में तब्दील करने की कोशिश की है। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी वहाँ पर कामयाब होंगे या फिर हमारे नरेंद्र मोदी या फिर अमित शाह कामयाब होंगे? देखिए नईम साहब, दो अहम बातें यहाँ पर ये है कि आप जो है दो ब्लॉक, जो बड़े ब्लॉक है हिंदुस्तानी सियासत के मरकजी, जो दो ब्लॉक है, एक ब्लॉक इंडिया ब्लॉक, एक ब्लॉक एनडीए ब्लॉक, ये दोनों की अपनी एक हिकमत अमली है, स्ट्रैटेजी है। पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के तहत ये इंतखाबी मुहिम चलाते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, कहीं पे जीतते हैं, कहीं पे कोई हारते हैं। तो आप पूरा बिहार का इलेक्शन जो रहा, इंडिया ब्लॉक का इलेक्शन ये रहा, बिहार की बेरोजगारी। आपने देखा होगा राहुल गांधी ने जो पद यात्रा की थी, वोट चोरी यात्रा की थी, वो वोट चोरी यात्रा में वो जमीन से जुड़े हर आदमी से उन्होंने मुलाकात की। हाँ, एक वाक़या मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि घुटने तक कीचड़ में उतरकर राहुल गांधी मखानों के जो किसान होते हैं, वो मखानों के किसानों से उन्होंने मुलाकात की, और मुलाकात करके उनकी बाप्ता जानने की कोशिश की, उनकी परेशानी जानने की कोशिश की, और फिर वापस आकर वो स्टेटमेंट, उनका बयान आता है कि जो मखाने 200 रुपये किलो से वो किसानों से खरीदे जाते हैं, वो शहर में आकर 2000 रुपये के एवज बिकते हैं। तो ये इसके अंदर तब्दीली आनी चाहिए, क्योंकि घंटों कीचड़ में रहकर ये किसान काम करते हैं। एक मसला ये, और भी बेरोजगारी की बात हुई, और फिर जिस तरीके का मंशूर इंडिया ब्लॉक ने जारी किया है, वो इंडिया ब्लॉक का गैर यकीनी, मतलब ये गैर मुतवक्का मंशूर था। उसको जारी करने के बाद आप देख रहे हैं कि वो जो पब्लिक गैदरिंग थी, लोगों का आना था, लोगों का इंडिया ब्लॉक के रैलियों से जुड़ना था, वो अचानक से बढ़ गया। तो जो मंशूर उन्होंने जारी किया है, वो मंशूर में सिर्फ और सिर्फ खालिज जो है अवाम की फलाह बहबूद, बिहारी अवाम की फलाह बहबूद, मतलब नकल मुकामी को रोकना, और फिर बेरोजगारी को रोकना, बेरोजगारी का भत्ता है, अगर कोई बेरोजगार है, तालीमी याफ्ता है, तो उसके लिए भत्ता है, खवातीन के लिए मरात तहफ़्फ़ुज़ात जो है मंशूर में शामिल किए गए थे। ये पूरी मुहिम इंडिया ब्लॉक की इस पर चली। एनडीए ब्लॉक की मुहिम, पूरी मुहिम अगर आप देख लें तो उसामा शहाबुद्दीन के बेटे सिवान से जो इलेक्शन लड़े हैं, उसामा को आप ले लें, उसामा से लेकर वोट चोरी की तहरीक तक का पूरा फिरका परस्ती की बुनियाद पर, मजहब की बुनियाद पर, तकसीम की बुनियाद पर, और एनडीए का जो 20 साल दौरे इख्तिदार रहा बिहार में, उसमें कुछ बड़े अगर काम किए हैं तो वो किसी काम का तस्करा ना वजीर आजम करते हैं, ना अमित शाह करते हैं, ना राजनाथ सिंह करते हैं, ना चीफ मिनिस्टर पड़ोसी रियासत से आने वाले योगी आदित्यनाथ करते हैं। तो ये मुहिम ही बिल्कुल एक तरफ मुहिम रही तरक्की की बुनियाद पर और बेरोजगारी को दूर करने की बुनियाद पर, दूसरी तरफ मुहिम ये रही कि फिरका परस्ती की बुनियाद पर, पोलराइजेशन की बुनियाद पर वोट हासिल करने की कोशिश की गई है। एनडीए की जानिब से मुझे ऐसा लग रहा है कि पोलराइजेशन जैसा दूसरी रियासतों में नाकाम हुआ, साउथ इंडिया में, जनूबी हिंद में जिस तरीके से नाकाम हुआ, बिहार में भी पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स नाकाम होती न दिखाई दे रही है। देखिए, जहाँ भी हम देखते हैं राहुल गांधी जहाँ भी इलेक्शंस होते हैं, पब्लिक के दरमियान पहुँचते हैं, उनके दरमियान रहते हैं। जिस तरह से कहा कि कीचड़ में पहुँच गए, या फिर जहाँ जहाँ आवाम रहते हैं खुद वहाँ पर पहुँच जाते हैं, लोग उनसे जुड़ते भी हैं, लेकिन जब नताइज बरामद होते हैं तो फिर वो नताइज बीजेपी के फेवर में आते हैं। इसकी वजह क्या हो सकती है? देखिए, बहुत सारी वजूहात इसके हैं, यकीनन है। कहीं ना कहीं नाकामी हो रही है, कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी में, हिकमत अमली बनाने में। लेकिन राहुल गांधी जो है, मैं ज्यादा अगर राहुल गांधी का बोलूंगा तो फिर मैं राहुल गांधी के मद्दाहों में सवाल के ऊपर जवाब दे रहे हैं। हाँ, सवाल पे जवाब दे रहे हैं। राहुल गांधी के मद्दाहों में शामिल हो जाऊंगा, ये हकीकत नहीं है। मगर राहुल गांधी जो है, वो जो ये जो जिस किस्म की पॉलिटिक्स 2014 के बाद से बुनियाद जिस किस्म की सियासत की पड़ी है, उस किस्म की पॉलिटिक्स को ख़त्म करना, फिर वापस हिंदुस्तान का जो जमहूरी छवि है हिंदुस्तान की, वो उसूल और अक़दार, हिंदुस्तान के जो जमहूरी अक़दार हैं, उनको बहाल करने की कोशिश के लिए राहुल गांधी हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। कभी नताइज अच्छे भी आ रहे हैं, कभी नताइज। देखिए, अब फिलहाल दुनिया की सबसे दौलतमंद
सियासी जमात अगर कोई है तो वो बीजेपी है, इससे आपको भी इनकार नहीं है। और अगर दौलतमंद दुनिया की सबसे दौलतमंद जमात है तो फिर उनका जो हिकमत अमली भी होगी उसी पैमाने की होगी, क्योंकि पिछले 15 साल से यूपीए कांग्रेस इख्तिदार में नहीं है और बहुत सारी रियासतों में भी इख्तिदार में नहीं है, तो फिर वो जो चार्म होना चाहिए कांग्रेस का वो फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है। मगर अगर देखें माजी में जितना कांग्रेस को दबाया गया है उतनी शिद्दत से कांग्रेस फिर वापस दोबारा इख्तिदार में आई है, ये माजी की तारीख है। ये अच्छा, ये बताइए, बिहार में इंडिया इत्तेहाद की जानिब से जो मैनिफेस्टो जारी किया गया है उस पर अगर इत्तेफाक से इंडिया इत्तेहाद की हुकूमत बन जाती है तो अमलावरी मुमकिन है क्या? देखिए, अमलावरी का जहाँ तक मामला है, तीन कांग्रेस इस वक्त पूरे इंडिया में 3 जगह पे कांग्रेस की हुकूमत है जी, मैं वही तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक जी। यहाँ पर जिस तरह से आपने वहाँ पर मुलाजिमतों की बात की थी, बेरोजगारी भत्ते की बात की थी, ख़वातीन को खुद मुख्तार बनाने की बात की थी, जिन 3 रियासतों में कांग्रेस बरसरार इख्तिदार है वहाँ पर वो काम नहीं कर सकी जो वादे किए थे जी। क्या बिहार में किया जा सकता है? मैं वही आपके सवाल के जवाब में मैं वहीं से शुरू हो रहा था। जहाँ तक बात है तो कांग्रेस ने कर्नाटका में भी वादे किए थे, कुछ हद तक कर्नाटका की गवर्नमेंट ने उन वादों को पूरा किया। तेलंगाना की जहाँ तक बात है, वहाँ पर तेलंगाना में मुकम्मल तौर पर सिवाय बस फ्री के और वो राशन जो चावल, बारीक चावल की फराहमी है, उसके दूसरे जो वादे हैं वहाँ यहाँ पर पूरे नहीं किए जा रहे हैं। तवक्कुह ये है कि आगे किए जाएंगे, अभी 3 साल आगे 3 साल बाकी है, 3 साल में कुछ मुमकिन हो सकता है। मगर यहाँ पर एक वजह तेलंगाना की जो सूरत हाल है, पहले से मखरूज रियासत हमारे हवाले करके कि गए, पिछली हुकूमत गई है, लिहाजा हम ये काम नहीं कर सक रहे हैं। ये अगर इसी तरह की सूरत हाल, जो माशी सूरत हाल है, अगर इंडिया ब्लॉक की गवर्नमेंट बिहार में बनती है तो उनको भी अगर दरपेश आती है तो फिर वो भी जो है अपने किए वादों को मुकम्मल नहीं कर सकते, तकमील को नहीं पहुंचा सकते। फिर भी तवक्को इस बात की है, क्योंकि तेजस्वी यादव जो है वो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं और एक लालू प्रसाद यादव एक मजे हुए सियासतदान है, अभी बाकायदे आते हैं और दिल दिमाग से भी होशियार है। वो उनकी सरपरस्ती में अगर बिहार के मुखिया बनते हैं, बिहार की बागडोर अपने हाथ में लेते हैं तो यकीनन कुछ हद तक कुछ वादे पूरे होने की तवक्को की जा सकती है। चलो ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि जो भी हो रिजल्ट कल आने वाला है। देखते हैं कि कल किसकी हुकूमत बनती है, किसने आवाम से क्या वादे किए हैं और उन वादों को कैसा पूरे करेंगे, ये तो हमें आने वाले दिनों में पता चलेगा। यकीनन देखिए, अब हमारे पास जुबली हिल्स में भी कल काउंटिंग है। कोटला विजय भास्कर रेड्डी स्टेडियम जो है इंडोर स्टेडियम है, वहाँ पर ईवीएम मशीन्स वगैरह रखे हुए हैं, वहीं पर जो है काउंटिंग भी होगी। यूसुफगुड़ा में है तो मैं जहाँ तक समझता हूँ सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। बड़ी सख्त निगरानी वहाँ पर की जा रही है, सीसीटीवी सर्वेलांस हो जा रहा है, सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है, ड्रोन्स भी चलाए जा रहे हैं वक्तन फ़वक्तन। सख्त सिक्योरिटी इंतजामात में वो जो ईवीएम मशीन जो हैं वो यूसुफगुड़ा के कोटला विजय भास्कर रेड्डी इंडोर स्टेडियम में रखे हुए हैं। अब यहाँ पर भी अहम मसला है कि यहाँ पर भी अना का मुकाबला था। कांग्रेस ने भी बड़ी हद तक पूरी कोशिश की जुबली हिल्स असेंबली हल्के को जीतने की। बीआरएस पार्टी ने भी ग्राउंड पे उतरकर केटीआर के रोड शोज वगैरह हम देख रहे थे, आपने भी देखा है वो ग्राउंड पे उतरकर इन्होंने भी अपनी बीआरएस पार्टी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी इस सीट को जीतने के लिए। मेरा आपसे एक नईम साहब ये सवाल है, क्या ये जो रिजल्ट आएंगे, जुबली हिल्स के रिजल्ट आएंगे, वो रिजल्ट जो है क्या रियासत की मुस्तकबिल की सियासत का फैसला करने के लिए ज़रूरी होंगे? नहीं, ये तो हर पार्टी के लिए विखार का मसला बन गया था। जुबली हिल्स की जो नशिस्त है, सारे तेलंगाना के 119 असम्बली हल्कों में एक ही हल्का है जुबली हिल्स जहाँ पर ज़मनी इंतखाब मुनक़िद हुआ था। तो पूरे रियासत की जो अवाम की नज़र है वो जुबली हिल्स पर मरकूज़ थी। कांग्रेस ने भी इसको विखार का मसला बनाया। चीफ मिनिस्टर 4 दिन तक इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ली। मैं समझता हूँ कि पहला कोई ज़मनी इंतखाबात है किसी असम्बली हल्के का कि किसी रियासत के चीफ मिनिस्टर ने 4 दिन तक इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी ने उसको कितना अहम मुद्दा बना लिया था। साथ ही साथ इस मरतबा कांग्रेस को मजलिस की तायद हासिल हुई है। सिर्फ तायद ही हासिल नहीं हुई है बल्कि मजलिस के जो अरकान असम्बली है या फिर अरकान कानून कौंसिल है या फिर मुकामी कैडर है, वो ऐसा लड़ रहा था कि शायद उनका कोई उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में खड़ा हुआ हो। वो इसी तरह पहली मरतबा मैंने देखा है कि हमने अभी बात की थी बिहार की।
बिहार में हमारे मजलिस के सदर असदुद्दीन ओवैसी मजलिस कांग्रेस को तनकीद का निशाना बना रहे थे, लेकिन उसी टाइम यहाँ पर जुबली हिल्स में हमने देखा मजलिस के कायदीन और कारकुन कांग्रेस का इंतखाबी निशान हाथ और पोस्टर्स जो भी है पम्फलेट्स वो लोगों के घरों में तकसीम करते हुए इस मरतबा कांग्रेस को वोट देने की अपील कर रहे थे। जी। तो ये तो रहा कांग्रेस का कि डायरेक्ट मजलिस का कि डायरेक्ट इन्वॉल्व होकर उन्होंने कांग्रेस की तायद की है। दूसरी जानिब सीपीआई है, सीपीएम है, सीपीआई ने तो खुल के तायद का ऐलान किया है और 2 दिन तक उन्होंने इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया है, जबकि सीपीएम ने सिर्फ तायद का ऐलान किया है लेकिन वो मैदान में नहीं उतरे हैं। लेकिन और एक टीजीएस तेलंगाना जन समिति उस कोदंडराम उनकी जमात ने भी मुकम्मल तायद का ऐलान किया है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने बीसी तबकात के लिए जो 42% तहफ़्फ़ुज़ात का ऐलान किया था उसके पेश नज़र बीसी तबकात भी इस मरतबा कांग्रेस की तायद में जुबली हिल्स में सरगर्म नजर आए। जी। एक इजलास भी गालिबन बीसी तबकात के साथ चीफ मिनिस्टर ने जुबली हिल्स में किया। जी हाँ क्या है। तो फिर फिल्म इंडस्ट्री वहीं से जुड़ी हुई है। फिल्म वर्कर्स का भी एक चीफ मिनिस्टर ने इजलास किया है, उनके लिए भी कुछ ऐलानात भी किए गए हैं। तो ये रही कांग्रेस की बात। दूसरी तरफ है बीआरएस जिसने 10 साल तक हुकूमत की थी लेकिन आज वो एका तना हो गई। बीआरएस की इंतखाबी मुहिम के लिए कोई सी सियासी जमात ने तायद का ऐलान नहीं किया है, लेकिन उसने अपना दमखम पूरा झोंक दिया है। केसीआर फार्म हाउस तक महदूद रहने के बावजूद समझा यह जा रहा था कि केटीआर और हरीश राव इंतखाबी बागडोर संभालेंगे, लेकिन हालिया दिनों में हरीश राव के वाली साहब का इंतकाल हो गया था, तो वो 10 दिन तक उन्होंने इंतखाबी मुहिम में हिस्सा नहीं लिया। सारी जिम्मेदारी अब केटीआर के हाथ में आ गई थी। केटीआर ने बड़े ही सुलझे हुए अंदाज में, अच्छे अंदाज में इंतखाबी मुहिम चलाई, रोड शो चलाए, सब करे, लेकिन तनहा थे वो। अब रही बात बीजेपी, जिस तरह से हमने देखा है कि जब बीआरएस के दौरे हुकूमत में 3 ज़मनी इंतखाबात हुए थे, 3 ज़मनी इंतखाबात में बीजेपी ने 2 में कामयाबी हासिल की थी, 1 में सेकंड पोजीशन पे आई थी। तो जिस तरह बीआरएस के दौरे हुकूमत ने बीजेपी ने अपनी जी तोड़ कोशिश की थी, एक आपने देखा कि शायद दुमाट वो कुछ था ना, एन रघुवेंद्र राव वो वहाँ से कामयाब होकर आ गए थे बीजेपी की तरफ से, और दूसरी तरफ से ईटीआर राजेंद्र कामयाब हुए थे। और एक था जो राजगोपाल रेड्डी थे, उन्होंने भी बड़ा सख्त मुकाबला दिया था। लेकिन हम जुबली हिल्स में देखते हैं, जुबली हिल्स में बीजेपी मैं समझता हूँ कि इस मरतबा बहुत पीछे चल रही है। मैं समझ ऐसा लग रहा है मुझे कि ज़मानत भी बचा पाएगी या नहीं, ये भी शक कुछ पैदा हो गई। तो मतलब ये मजमूई तौर पर मुकाबला जो है, कांटे का मुकाबला कांग्रेस और बीआरएस में ही है, और जो भी नतायज आएंगे ये दोनों की या किसी के मुखालिफ में किसी के मुआफिक जो ये। और ये बात भी है कि एग्जिट पोल जो है लोगों को परेशान कर रहे हैं, उलझन का शिकार बना रहे हैं, तजस्सुस बढ़ा रहे हैं। जी। मेजॉरिटी जो एग्जिट पोल है वो कांग्रेस के हक में है, और ऐसा नहीं है कि चंद एग्जिट पोल है जो बीआरएस की तायद भी कर रहे हैं। बीआरएस भी कहीं में हो सकती है। वो मिलाजुला रद्द-ए-अमल एग्जिट पोल्स के जरिए से जो है मिलाजुला रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। कोई कह रहे हैं कि कांग्रेस जीतेगी, कोई कह रहे हैं कि बीआरएस जीतेगी, किसी का कहना है कि भाई मुकाबला कांटे का मुकाबला है, बिल्कुल नेक टू नेक जाएंगे और आखिरी मरहले तक, आखिरी राउंड तक काउंटिंग होगी और फिर जो भी नतायज आएंगे, जीत का फर्क ज़्यादा नहीं रहेगा, जीत का फर्क ज़्यादा नहीं होगा, 2 से 5% रहेगा या 7% रहेगा। जी। तो इस तरीके के भी एग्जिट पोल सामने आए, मगर देखते हैं कल ये भी, कल 12 बजे तक जुबली हिल्स की भी जो है पिक्चर क्लियर हो जाएगी। कौन दोबारा, क्या बीआरएस की ऊपर अवाम ने जुबली हिल्स का भरोसा किया है और बीआरएस को जिताया, या फिर कांग्रेस का जो 24। आपने एक सवाल किया था कि इसके नतायज कैसे रहे। जी। ये नतायज ये है, हर पार्टी के लिए मैं समझता हूँ कि विखार का मसला है। अगर कांग्रेस जीत जाती है तो कांग्रेस पार्टी अवाम के सामने जाके ये बोलेगी कि अवाम कांग्रेस हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन है। अपोजिशन जमातें जो हुकूमत के खिलाफ इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं वो सिर्फ इल्ज़ामात है, उसमें हकीकत नहीं है, ये बात है। अगर इत्तेफाक से बीआरएस जीत जाती है तो मैं समझता हूँ कि बीआरएस का दोबारा अहिया जुबली हिल्स से शुरू, मतलब वो अपने मतलब वो उनकी रीढ़ की हड्डी मजबूत हो जाती है, अपने पैरों पे दोबारा जो है वो खड़े होने और वो बड़े दमखम से आगे बढ़ेंगे पब्लिक में और हुकूमत की नाकामियों का पर्दाफाश करते रहेंगे।
अब फिर पेश नज़र जो है उनके ग्रेटर हैदराबाद बल्दी इंतखाबात भी है, पंचायत मुकामी इदारे के मुकामी मजालिस मुकामी के भी उनका मौक़िफ़ इंतखाबात है, मुस्तक़बिल तो वो जो है अपनी इस जीत को वो पूरे वो तमाम इंतखाबात के लिए एक बेहतरीन ट्रम्प कार्ड की तरह वो इस्तेमाल करेंगे उसको। मैं वो यही पे आ रहा था ये बताते हुए कि आवाम जो है भरोसा बीआरएस का 10 साल भरोसा वो कायम है, या फिर 24-25 माह की जो हुकूमत निकली उसके ऊपर दोबारा जुबली हिल्स की आवाम ने भरोसा किया है। नईम साहब 2 माह से मुलतवी हो रही थी कैबिनेट मीटिंग। ये बताया जा रहा है कि ये खबरें मौसूल हो रही है कि रेवंत रेड्डी जो है चीफ मिनिस्टर 14 को इंतखाबी नतायज बरामद होंगे, उसके फौरी बाद जो है कैबिनेट मीटिंग रखेंगे। कैबिनेट जो मुसलसिल मुलतवी हो रही थी 2 माह, 1 माह में 2 मरतबा जो मुलतवी हुई, उसी का दोबारा वो कैबिनेट मीटिंग रखेंगे। तो इस कैबिनेट मीटिंग का क्या मकसद क्या रहेगा? देखिए, मैं समझ रहा था आजकल में कैबिनेट की मीटिंग होने हुई थी, लेकिन चीफ मिनिस्टर कल रात में दिल्ली चले गए जी। आज उनका दिल्ली में कुछ प्रोग्राम है, उसकी मसरूफियत की वजह से ये शायद मुलतवी किया गया है जी। और रही बात कि इंतखाबात के नतायज के बाद जब काबिनेट का इजलास होगा तो सब यही कहेंगे कि हमने कामयाबी हासिल की है, क्योंकि हमने देखा है कि 14 वज़रा को जुबली हिल्स के 7 डिवीजन्स की जिम्मेदारी दी गई थी जी। एक डिवीज़न में 2 वज़रा इंचार्ज थे, अरकान असम्बली, अरकान कानून साज कौंसल के अलावा 18 कारपोरेशन के चेयरमैन को कांग्रेस के उम्मीदवार नवीन यादव को जिताने की जिम्मेदारी दी गई थी। मैं ये कह सकता हूँ 2 या 3 दिन पहले तक, राय दही के 2 या 3 दिन पहले तक जब भी हमने बात की है आवाम से या फिर लोगों की राय हमने सुनी है, मैं जुबली हिल्स असम्बली हल्के में ही के हदूद में ही रहता हूँ, शेखपेट डिवीज़न में रहता हूँ। मैंने वहाँ देखा है कि ज़्यादातर ये आवाम से सुनने में आ रहा था कि इस मरतबा शायद बीआरएस का पल्ला भारी रहेगा, लेकिन 2 दिन इलेक्शन से 2 दिन पहले कुछ चेंजेस तब्दीलियाँ आई हैं, ये नज़र आ रहा है। अब एग्ज़िट पोल ने ये कह दिया है कि अब मेजॉरिटी शायद कांग्रेस की रहेगी, लेकिन हम देखते हैं कल मैं समझता हूँ कि 12 घंटे 24 घंटे बाकी है, 24 घंटे के बाद तो ये एक तो फिर ये वो मतलब ये रिपोर्ट कार्ड भी हो सकता है। ये जो इजलास जो तलब किया गया है, काबीना इजलास, जो जिम्मेदारियां वज़रा को दी गई थी, अरकान असम्बली को दी गई थी। अरकान असम्बली का तो काबीना इजलास में कोई काम नहीं रहता, मगर वो जो भी वजीर के मातहत अरकान असम्बली काम कर रहे थे, वो पूरों की रिपोर्ट बिल्कुल रिपोर्ट कार्ड होगा। अगर जीतते हैं तो शायद शाबाशी मिलेगी, हारते हैं तो फिर उसके लिए सरजनिश का भी तैयार रहना, सरजनिश के लिए भी तैयार रहने की उन्हें ज़रूरत है। तो साथ ही साथ जिन खाली आप ये मत देखिए कि एक असम्बली हल्का, जिन डिवीजन्स में वज़रा को जिम्मेदारी दी गई थी उन डिवीजन्स में कांग्रेस को कितने वोट आए हैं उसका भी जायज़ा लिया जाएगा, उसका भी तजिया किया जाएगा, उस पर भी बातचीत हो यकीनन होगी। मैं जहाँ तक थोड़ा सा, जैसा कि आपने कहा 2 दिन कबल के जो हालात थे थोड़ा अक्सर तब्दील हुए थे, शेखपेट और अहमदनगर डिवीज़न, ये 2 डिवीज़नों से मेरे पास भी इत्तलात मौसूल हुई। ये 2 डिवीज़नों में थोड़ी बहुत तब्दीली आई, मगर मजमूई तौर पर जो है पहले जो मरहला जो बीआरएस की हिमायत में था, वो बीआरएस की हिमायत का सिलसिला ना सिर्फ माइनॉरिटी एरियाज़ में बल्कि मेजॉरिटी एरियाज़ में भी बीआरएस की हिमायत का सिलसिला जारी रहा। इस तरह की खबरें मेरे को भी मौसूल हुई। आपने जो निशानदेही की शेखपेट और अहमदनगर, ये 2 जगह से बराबर इत्तलात ये आई कि थोड़ा कांग्रेस के हक़ में वहाँ पर मुहिम में शिद्दत इख्तियार की थी। देखिए ज़बी साहब, मैं कांग्रेस के कायदीन से भी बातचीत किया हूँ, वो भी मुतमईन है। मैंने जब बीआरएस से कायदीन से जब बात की थी, वो भी पुरुमीद है जी। बीआरएस के कायदीन का कहना है कि लास्ट 2023 के आम इंतखाबात में बीजेपी को 16% वोट हासिल हुए थे। इस मरतबा बीजेपी का वोट परसेंट घट के 8% तक आ गया है। उनका कहना ये है कि जो 8% घटा है, 8% पूरा कांग्रेस के हक़ में नहीं गया है, उसमें 4 या 5% वोट बीआरएस को आ सकते हैं। बीआरएस का ये अंदाज़ा है, तज्जिया है। केटीआर और हरीश राव 2 दिन से वार रूम में बैठे हुए हैं, तमाम 7 डिवीजन्स का में पोलिंग बूथ सतह पर पार्टी को मौसूल होने वाले वोटों का तज्जिया कर रहे हैं, पार्टी कैडर से बातचीत कर रहे हैं, मुख्तलिफ एजेंसियों से बातचीत कर रहे हैं जो इलेक्शन में सरगर्म थे। तो उनका कहना ये है कि इस मरतबा 2023 से ज़्यादा मुसलमानों ने बीआरएस को वोट दिया है, उनका अपना तज्जिया है बीआरएस वालों का।
और वो ये कह रहे हैं कि खामोश वोट जो है वो साइलेंट जो वोट है वो बीआरएस की कामयाबी में अहम रोल अदा कर सकते हैं। ये 3 तरह की बात उन्होंने की है। एक बात की है कि बीजेपी का जो परसेंटेज है, वोट परसेंटेज, जी उसमें इनको मिलेगा, मुस्लिम वोट ज़्यादा मिलेंगे। साथ ही साथ वो साइलेंट वोट जो है उससे हमें उम्मीद है कि उनकी कलीदी रोल साइलेंट यही वोटर्स का बीआरएस की उम्मीद है, उनसे जब बातचीत बीआरएस की की उम्मीद लेकिन जब हम कांग्रेस के कायदीन से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हम मेजॉरिटी है, हमको आएगी, हम जीत जाएंगे, उनका ये कहना है। देखते हैं, वो भी कल क्लियर हो जाएगा। रियाज, हमारे नईम साहब, हम थोड़ा सा रुख करते हैं कौमी खबरों की तरफ। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर जो पिछले इतवार के रोज़ जो वाक़या पेश आया था वहाँ पे लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास कार बम धमाका, वो कार बम धमाके का मुताल्लिक़ जो है मरकज़ी काबीना ने एक करारदाद मंजूर की है। करारदाद पास करते हुए उसको दहशतगर्द हमला करार दिया है। और इसी तनाजुर में कुछ गिरफ्तारियां एनआईए और जम्मू कश्मीर पुलिस ने अल फलाह कॉलेज, जो फरीदाबाद का अल फलाह कॉलेज है, उस पर धावा करते हुए मेडिकल कॉलेज को 4 डॉक्टर्स को जो है उन्हें गिरफ्तार किया है इस खुसूस में। और वो जो है कल भी हम मुसलसिल 2 दिन से हम इस पर बात कर रहे थे, तो यही कह रहे थे कि वो डॉक्टर्स की गिरफ्तारियां तो अमल में आई थी पहले भी, मगर वो वाजे नहीं हुआ था कि उनके तार जो है दिल्ली बम धमाके से जुड़े हुए हैं। मगर अब ये क्लियर हो गया है कि जो अल फलाह जो कॉलेज, मेडिकल कॉलेज से जो गिरफ्तारियां अमल में आई हैं, उनका ताल्लुक ये दिल्ली बम धमाके से जुड़ा हुआ है। देखिए, आप 2 दिन से बहस कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं इस पर, यकीनन मैं पहली मरतबा रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वाक़े की मैं सख्त मज़म्मत करूँ। जी, यकीनन हर शहरी को, हर मज़हब के लोगों को, हर सियासी कायदीन को ज़ात पात सियासत से बलातार होकर इसकी मजम्मत करनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि इसमें मासूम लोगों की जान गई। जी। और रही बात इसकी कि अब शक की सुई किसके पर आएगी। जी, सिर्फ दिल्ली या फिर आप ये नहीं कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में तलाशी मुहिम ली जा रही है, हैदराबाद भी इसके लिए पेट में है। जी, हैदराबाद शहर, हैदराबाद के अलावा तेलंगाना के अजला, मुख्तलिफ अजला में जिनके पर शुकूक है, उनके घर पे धावे किए गए, वहाँ जायज़ा लिया गया कि इसके तार किससे कहाँ जुड़े हुए हैं। जी। रही बात आपकी, आपने बताया कि 4 डॉक्टर्स के खिलाफ गिरफ्तारियाँ की गई है, लेकिन मेरे पास जो रिपोर्ट है 6 डॉक्टर की तादाद 6 बताई जा रही है। अल फलाह से 4 को पकड़ा गया है टोटल। जी, 6 डॉक्टर जी, जिसमें एक लेडी डॉक्टर भी है जी। इनके ऊपर शक की नज़र की जा रही है, देखी जा रही है, जायज़ा लिया जा रहा है, इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स का जायज़ा लिया जा रहा है, इनकी सोशल मीडिया की सरगर्मियों पर भी गौर किया जा रहा है। तो इस तरह से मुख्तलिफ ज़ावियों से इसके तहकीक़ात जारी है और होना भी चाहिए। लेकिन कल आपने बताया कि कैबिनेट का इजलास जो मुनक़िद हुआ था, उसको दहशतगर्दाना वाक़या करार दिया गया है। अगर ये हक़ाइक़ है तो इसकी हम सबको तायद करनी चाहिए और सख्त मजम्मत भी की जानी चाहिए। और यकीन मानिए, मतलब किसी भी दहशतगर्दी का कोई मज़हब नहीं, यकीनन मैं वही कह रहा था कि इसको मज़हब से जोड़ने का काम किया जाता है। इस तरीके के वाक़े को मज़हब से इसको जोड़ने का कतई कोई गुंजाइश कहीं नहीं होती। किसी भी मज़हब में दहशतगर्दी के लिए कोई जगह नहीं है। मगर आप देखिए, याति नरसिंह आनंद जैसे लोग जो है, दासना मंदिर के जो एक बड़े पुजारी हैं, हेड प्रीस्ट कहा जाता है उन्हें, वो ये कह रहे हैं कि अल फलाह यूनिवर्सिटी हो, AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, या जामे मिलिया इस्लामिया हो, या दारुल उलूम देवबंद हो, इन्हें तोप से उड़ा देना चाहिए इन्हें, क्योंकि यहाँ पे जो है ये दहशतगर्दी के मराकिज़ हैं, इन्हें तोप से उड़ा देना चाहिए। इस तरीके के जो लोग हैं दहशतगर्दाना वाक़यात को जो है मज़हब से जोड़ने का काम करते हैं। बिल्कुल, ये अपने जब भी ऐसे वाक़यात पेश आए हैं, उंगली मुसलमानों पे उठी है हमेशा। और जितने भी लोग तकरीबन गिरफ़्तार हुए हैं, ये मैं समझता हूँ ये दहशतगर्द वाक़े से पहले 2 या 3 दिन पहले हैदराबाद के अलावा 1-2-3 नौजवानों को मुल्क से जी उठाया भी, हरियाणा से, फरीदाबाद से, जी उठाया भी गया था। तो हम देख रहे हैं कि जब भी ऐसे वाक़यात पेश आते हैं, हिंदुत्व के कायदीन जी इस तरह के इल्ज़ामात आयद करते हैं, मुसलमानों की सभी मुतासिर करने की कोशिश करते हैं। मजहबी जो हमारे इदारे हैं
उनके ऊपर सवाल उठाया करते हैं। देवबंद को आप तोप से उड़ा देने की बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान की आज़ादी में देवबंद का जो मुकाम है, जो देवबंद की जो हिस्सेदारी है, देवबंद ने जो मुजाहिदीन आज़ादी को पैदा किया है, उलमाओं की लाशें, देवबंद के उलमाओं की लाशें जो है दिल्ली से लेकर लाहौर तक की जो सड़कों पर जो दरख्त है वो दरख्तों पर लटके हुए थे। और याति नरसिंह आनंद जो मतलब इनके कभी किसी ने, इनके पुरखों ने जिनको ये मानते हैं वो तो अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगने पे लगे हुए थे। कभी इन लोगों ने अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगने पे लगे हुए थे, जंग आज़ादी में हिस्सा नहीं लिया, कभी नहीं लिया जी। आपने देखा। अब सबूत है, आप जाके देख लीजिए दिल्ली के गेट ऑफ इंडिया क्या है, उसके पर जो शहीद हुए हैं सैकड़ों नाम मुसलमानों के, मुसलमानों के सैकड़ों लगे नाम हुए है हैं। जी, बिल्कुल लेकिन उसको बिल्कुल। कोई याद नहीं करता। जी जी जी। बल्कि जब भी कोई ऐसा वाक़या पेश आता है तो सारे लोग मुसलमानों पर तनकीद करते हैं। हर मजहब में चंद लोग होते हैं, मुट्ठी भर लोग होते हैं, लेकिन जो लोग गलत करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं। खा वो मुसलमानों में हो, खा वो हिंदू, हर मजहब में बता मैं, मतलब गैर मुसलमानों में हो, शिद्दत पसंद जहाँ पर है वो हक पर नहीं है जी। ये हम बाज़ाब्ता इसको बमांगे दहलिए मुसलसिल कहते आ रहे हैं। शिद्दत पसंदी का ताल्लुक हक से कभी रहा ही नहीं है, रहे हैं, और ना ही मजहब से कोई उनका ताल्लुक, मजहब से कोई ताल्लुक उनका रहा है। मैं समझता हूँ कि एक वाक़े को अगर कोई वहाँ पर किसी मजहब के लोग उसमें मुलविस है तो सारे मजहब को उसके लिए जिम्मेदार करार देना ये भी नाइंसाफ़ी है जी। यकीनन देखिए, अब आप शक्कों को शुबहात की नज़र से मुसलमानों को देखा जाता है, दाढ़ी टोपी को शक की शुबे से देखा जाता है। वो तो हमारे वज़ीर आज़म कहते हैं। जी जी। अब जब हमारे मुल्क के वज़ीर जलीलुल क़द्र ओहदे पे फायज होने वाले वज़ीर आज़म इलेक्शन का वोट मांगने जाते हैं तो दाढ़ी टोपी से पहचानने की जब बात करते हैं तो फिर उनके जो चेले चपाटे वो तो ऐसी बात करेंगे। लिबास से, कपड़ों से पहचानने की बात करते हैं, दाढ़ी टोपी से, हाल हुलिये से पहचानने की बात। हकीकत जैसा कि आपने कहा कि वज़ीर आज़म का जब ये इस तरीके की ज़बान का इस्तेमाल करते हैं तो फिर उनके मातहतीन हैं, चेले चपड़े, जैसा कि आपने कहा, वो तो खुलेआम कहेंगे ज़बान दराज़ी। अच्छा ये बताइए, जिस तरह से आप क्या नाम बताया उसका, याति नरसिंह आनंद, हाँ, उसने ये बात कही है, अगर यही कोई मौलाना कहते हैं या कोई मुसलमान नौजवान कहता तो क्या जो खुलेआम बाहर फिरता? बिल्कुल नहीं। तो उसको NIA उसके पीछे लग जाती, UAPA में गिरफ्तार कर लेते, उसके अरकान खानदान को गिरफ्तार कर लेते, उसके फैमिली को डराया और धमकाया जाता, लेकिन आज तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। बिल्कुल कार्रवाई। अच्छा ये पहली मर्तबा नहीं है ये जी। ज़बान दराज़ी याति नरसिंह आनंद की तो मतलब हमेशा की रही है। कई मुकदमा उसके खिलाफ दर्ज हैं, जी। लेकिन फिर भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। बिल्कुल कार्रवाई नहीं होती, और फिर उसे फिर दोबारा जब जब मौका होता है उस मौके पर आकर अपनी जहर अफशानी करने का मौका उसको फराहम किया जाता है। तो याति नरसिंह आनंद ने जो कहा है, इस तरीके की नफरत जो है सोशल मीडिया पर भी देखने को मिल रही है। कोई कह रहा है कि, कल भी हमने इस पर बात की थी कि भाई कोई कह रहा है कि मुल्क को अंदरूनी तरीके से साफ करना है, ये लोग कितना भी पढ़ लें मगर इनको फोड़ना तो बम ही है। इस तरीके के कमेंट्स जो हैं वो सोशल मीडिया पर मुसलसिल आ रहे हैं। नहीं साहब, नहीं, मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया पर भी नज़र रखनी चाहिए पुलिस को, क्योंकि ये सोशल मीडिया जो है वो नफरत को फैलाने में अहम रोल अदा कर रहा है। जी देखिए, अब APCR ने वाराणसी में जो नहीं, एक और जी 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 जी, आप कल कैबिनेट की मीटिंग हुई थी जी। हम देख रहे थे कि वज़ीर आज़म हमारे जिस तरह से इसके पर उन्होंने दहशतगर्दी का करार दिया, हम ये चाहते थे कि जिन लोगों, जो मासूम लोग की जान गई है, उन्हें एक्स ग्रेशिया का ऐलान, यकीनन एक्स ग्रेशिया फराहम अगर हुकूमत ऐलान कर देती, क्योंकि जहाँ तक ये धमाका है, धमाके में जान गई है, तो वो इंटेलिजेंस फेलियर। हाँ, आपने ये एक्स ग्रेशिया की बात की तो एक पहलू मेरी नज़र में, मेरे दिमाग में भी आ गया। ज़राए अबलाग को आप देखो, जो नेशनल मीडिया जिसको गोदी मीडिया कहते हैं, वो कहीं पर भी इंटेलिजेंस फेलियर की बात नहीं कर रहा है। इंटेलिजेंस फेलियर के नतीजे में ये धमाका, दहशतगर्द आते हैं, आप मसरूफ़ तरीन आपके इलाके में बम फोड़ देते हैं और चले जाए, मतलब मर जाते हैं, बच जाते हैं, जो भी होते हैं, बाद में गिरफ्तारियां जो भी होंगी। मगर इंटेलिजेंस फेलियर की आप कोई बात, जब इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है तो फिर हुकूमत की जिम्मेदारी है इसको कबूल करे। और फिर मैं तो ये कह रहा था, मैंने पहले दिन ये कहा था कि वज़ीर दाखिला फौरी इस्तीफा दे कबूल करते हुए इस बात को, और एक्स ग्रेशिया का ऐलान करें। मासूम हिंदुस्तानियों की जान उसमें गई है, तो ये आपने बहुत अच्छे पहलू पर रोशनी डाली। यकीनन एक्स ग्रेशिया का ऐलान हुकूमत की जानिब से किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही किया जाना चाहिए था, लेकिन आपने कहा कि मीडिया ने नाकामी की कभी बात नहीं की है, लेकिन कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बात कही है कि ये इंटेलिजेंस की हुकूमत की नाकामी है। और फिर ये कहा भी जा रहा है, बताया भी, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में UPA के दौर में कितने बम धमाके हुए,
एनडीए के दौर में ये तनाजुर, ये मवाजना किया जा रहा है। तो वक्त हो गया है, इसलिए वो गोदी मीडिया है। यकीनन वक्त हो गया है, इशारा भी हमें बार बार मिल रहा है। तो मैं एक वाराणसी की एक खबर है, दाल मंडी में अदालती अहकामात के बावजूद जो है वहाँ पर दुकानात को और मकानात को मुनहदिम करने का काम किया जा रहा है। एपीसीआर जो राइट विंग है, मतलब समाजी वो तंजीम है, रजाकाराना तंजीम है, उसने इसकी शिद्दत के साथ मुखालिफत की है। तो नादरीन, अब वक्त हो चला है सियासत टीवी के दीगर प्रोग्रामों से आप जुड़े रहें। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में अरसाल करें। और सियासत टीवी की सारी टीम को अब दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।